हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें कि हम ऑलरेडी एक वीडियो कर लिया है हमने। उसमें हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट के बारे में तो देखो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। प्राइवेट सेक्टर की 5 फॉर्म्स हमने पढ़ी। पब्लिक सेक्टर की जो 3 फॉर्म्स हैं, यानी कि आपका सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, फिर आपका पब्लिक कॉरपोरेशन जिसे हम स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। तो आपका जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है और पब्लिक कॉरपोरेशन है, इनकी 2 फॉर्म्स हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं, फिर तीनों फॉर्म्स कंप्लीट, तीनों के बीच फिर डिफरेंसेस क्या हैं, बेसिक सिंपल हमको आज के वीडियो में सिर्फ यही पढ़ना है। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि पब्लिक सेक्टर का क्या क्या रोल है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ होती क्या हैं। देखो एक चीज़ और, अगर आपको याद हो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं कि गवर्नमेंट के अंदर ही, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर ही कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और वो गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है। फिर बात आती है पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर स्टैचुटरी कॉरपोरेशन की। वो क्या होता है, वो स्पेशल एक्ट के थ्रू पास कराई जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो 1935 में आया था। वो स्पेशल एक्ट यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये ऐसे क्या होते हैं, ये पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं या फिर स्टैचुटरी कॉरपोरेशन, जिन्हें एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास कराया गया है। अब बात आती है गवर्नमेंट कंपनीज़ की। तो जब हम गवर्नमेंट कंपनीज़ की बात करते हैं, वो क्या होती हैं, जिस कंपनी में सरकार का शेयर मैक्स मतलब ये कह लो मिनिमम 51% हो, वो हो जाएगी आपकी गवर्नमेंट कंपनी। लेट अस सपोज ये एक कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, एक कंपनी है। अब इस कंपनी में क्या है, सरकार का तो शेयर है आपका क्या कहते हैं 51%, ओके 51%, और बचा कितना 49% किसी प्राइवेट सेक्टर फर्म का है। तो ये सरकारी, ये जो कंपनी है ये सरकारी कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, इट्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, नॉट लेस देन 51% मतलब मिनिमम 51%, 51% से कम ना हो। क्योंकि अगर देखो दोनों में 50-50 होता तो बराबर ही होती, पर हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी है तो वो गवर्नमेंट की बनानी है, यानी कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शेयर होना चाहिए। ज़्यादा कैसे होगा कि मिनिमम 51 तो हो ही ना गवर्नमेंट के पास, तभी तो वो गवर्नमेंट की उसमें वो होगी, मेजॉरिटी शेयर होगा गवर्नमेंट के पास। तो मिनिमम 51% अगर पेड अप कैपिटल, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल। अब आप बोलोगे पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, अभी के लिए जब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी आपको मैं समझाऊंगी नहीं समझ आएगा सच में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, समझो मत, अभी बस ये समझो कि अगर 2 लोगों ने 100 रुपये की मान लो कोई चीज़ खरीदी है, 2 लोगों ने मिलकर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, ये 100 रुपये की कोई चीज़ है। अब इसमें से एक बंदे के पास 51, उसने 51 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करे थे, एक ने 49। तो ये जो 51 वाला है वो क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि भाई इसमें मेरा शेयर ज़्यादा है तो ये चीज़ मेरी हुई, है ना। तो ये जो 51 वाला है ना, ये है हमारी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि इसमें मेरा शेयर ज़्यादा है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो कोई भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए क्या करना है, मिनिमम 51% आपका शेयर तो रखना ही है, वो कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। अब वो जो आपका शेयर है वो किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर दोनों ने जॉइंटली ओन किया हो, कुल मिला के सरकार का होना चाहिए। तो मिनिमम 51% शेयर जो है कैपिटल में, कैपिटल मतलब वो भी पैसे से वो बनी है, जिस भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बनी है, तो उसमें 51% कैपिटल सरकार के द्वारा कंट्रीब्यूट की होनी चाहिए, तभी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। गवर्नमेंट कंपनीज कैसे बनती हैं, जैसे हमने पब्लिक कॉरपोरेशन का पढ़ा, उनके लिए स्पेशल एक्ट पास कराया जाता है, पर नहीं, ये कैसे बनती हैं, दे आर गवर्नड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू वो रजिस्टर्ड हैं। पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, अब उसको अमेंड करके 2013 करते। तो कोई भी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में आपका लिस्टेड है और उसमें मिनिमम 51% शेयर कैपिटल किसका है, आपका गवर्नमेंट का है, तो वो कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका सेल, भेल, HAL, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। ये HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
भेल क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक होता है सिंपल बेल, BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या है? ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। इन सब में मिनिमम 51% शेयर या फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। और ये किस में लिस्टेड होंगी, किस में रजिस्टर्ड और गवर्न होंगी? कंपनीज एक्ट 2013 में। समझ आ गया? अब बात आती है इसके फीचर्स की। अब फीचर्स देखो, हमने सबसे पहले पढ़ लिया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? कंपनीज एक्ट 2013 में। फिर बात आती है ओनरशिप की। तो जब बात आती है ओनरशिप की, तो ऑब्वियसली ओनरशिप किसकी है? मैंने बताया 51% में, मतलब मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट का है, तो जो ओनरशिप है वो भी गवर्नमेंट की होगी। तो इट इज़ पार्टली और होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। या तो हो सकता है 51 से ज़्यादा हो, यानी कि मतलब 100% ही है, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। पर मिनिमम 51 होना चाहिए। जैसे 57 है, 63 है, तो वो पार्टली ओन्ड बाय है, ठीक है। और ये किसके नेम पर ओन्ड होती है? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये याद रखना है। तो इट इज़ ओन्ड या होली या पार्टली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। फिर बात आती है इसके मैनेजमेंट की। ये हो गया इसका ओनरशिप। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेज कौन करता है? इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट कौन करेगा? जो सरकार है वो नॉमिनेट करेगी, और जिसके शेयर होल्डर्स हैं, बाकी जिनका शेयर है 51% तो मान लो सरकार का हो गया, बचा हुआ किसी और कंपनी का है, बचा हुआ किसी और कंपनी का है, तो जो सब लोग मिलकर के क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करेंगे, वो लोग मैनेजमेंट करते हैं। फिर है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, वो क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ही थी, तो वो गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती थी। पब्लिक कॉर्पोरेशन सेपरेट लीगल एंटिटी थी, और ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये क्या कर सकती है? खुद से बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है। ये आपने और किस में पढ़ा? ये आपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में पढ़ा था, क्योंकि डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ भी मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी इससे पहले बताया था, ये जो आपका था सेल। अब ये सेल क्या है? आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इस पर कंट्रोल किसका होगा? जो आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है, उसका आप पे इस पर वो होगा कंट्रोल। तो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का इस पर कंट्रोल होता है, और वो भी अपॉइंटमेंट करती है डायरेक्टर्स का। फिनेंशियल ऑटोनॉमी। फिनेंशियल ऑटोनॉमी कैसी होती है? यहाँ पर क्या है? जो भी इसके फंड्स होंगे, जो भी इसकी कमाई हो रही होगी, वो उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकती है। अपने रेवेन्यू को अपनी कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन में यूज़ कर सकती है। ऐसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं था, पब्लिक कॉर्पोरेशन में तो था, है ना। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, चाहे शेयर्स, डिबेंचर्स, किसी भी तरीके से कैपिटल रेज कर सकती है, अपने रेवेन्यू को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती है। फिर आता है एफिशिएंट स्टाफ। यहाँ पे स्टाफ एफिशिएंट होता है क्योंकि ये लोग खुद से नॉमिनेट कर रहे हैं। तो जो रेन्यूमरेशन है और रिक्रूटमेंट है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। खुद से ही डिसाइड करेंगे कि कौन किसको रिक्रूटमेंट करना है, किसका कितना रेन्यूमरेशन होगा। तो ये सारी ही चीज़ें वो लोग खुद करते हैं, एम्प्लॉयज़ का रेन्यूमरेशन और रिक्रूटमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ऐसा नहीं था, ओके। फिर बात आती है अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबल किसके लिए है? कंट्रोल किसका है इसके ऊपर? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का। तो ऑब्वियसली अकाउंटेबल टू कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट है। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। कुल मिलाकर के जो इसकी एनुअल रिपोर्ट है वो डिस्कस भी की जाएगी, प्रेजेंट भी की जाएगी, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, तो सरकार को सारा हिसाब किताब देना पड़ता है। अब बात आती है इसके मेरिट्स पे। अब इसके मेरिट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। हमने अभी बताया ये क्या है? सरकार का इसमें शेयर है, पर सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये खुद से रेन्यूमरेशन कर रही है, खुद से रिक्रूटमेंट कर रही है, इसके खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, खुद का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, खुद का मैनेजमेंट है, सब कुछ खुद का है। फंड्स भी रेज कर सकती है, कैसे भी रेवेन्यू यूज़ कर सकती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी तो है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या है? इट इज़ मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज प्राइवेट कंपनीज। जो कि अदर प्राइवेट कंपनीज है ना, उसी तरीके से इसका मैनेजमेंट है, उसी तरीके से इसको फाइनेंस मिलता है, उसी के तरीके से इसका आपका ऑडिट होती है अकाउंट्स की। तो कुल मिलाकर के इसके पास क्या है? काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, खुद से चेंजेस ला सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्विकनेस ऑफ एक्शंस है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बात आती है एफिशिएंट स्टाफ। जस्ट अभी अपने पढ़ा कि खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं,
आपके। और क्या है, क्योंकि ये उससे अपना रेवेन्यू यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया ना, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में, और फंड रेज कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो ये बेटर स्टाफ रखते हैं और उनके ये बेटर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मतलब ये कह लो, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल या फिर हाई पेड जो लोग होते हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पैसा भी है और रेवेन्यू भी खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं और कर सकते हैं। फिर बात आती है कोलैबोरेशन की। अभी कोलैबोरेशन किससे करते हैं? कोलैब विद प्राइवेट कंपनीज टू अवेल मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टीज़। क्योंकि इनके पास कुल मिलाकर के पैसा है, इनके पास फ्रीडम है, ये खुद से मतलब रेन्यूमरेशन कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेशंस को कैरी करने की इनके पास पूरी ऑटोनॉमी है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से कोलैब भी कर सकते हैं, जिससे कि इनके पास बेटर मैनेजरियल स्किल्स हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों में माहिर होता है, टेक्निकल नो हाउ, एक्सपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, आपका कोलैबोरेशन कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से। अब बात आती है इसके डीमेरिट्स के। डीमेरिट्स क्या है? देखो, जस्ट अभी हमने पढ़ा था ना, ऑटोनॉमी है तो इट्स ऑन पेपर ओनली। वैसे गवर्नमेंट का रूल, इसमें रूल बोल रही हूँ, कंट्रोल खूब सारा होता है। गवर्नमेंट डिक्टेट्स द टर्म्स एंड गेट द थिंग्स डन इन इट्स ओन वे। अब ऐसा क्यों है? देखो, जस्ट अभी मैंने बताया था ये वाले एग्जाम्पल में, जैसे कि आपका क्या है, ये 100 रुपये की मैंने जो चीज़ खरीदी, कोई किसी ने भी चीज़ खरीदी है, इसमें क्या है 51 रुपये सरकार के हैं, 49 बाकी लोगों के हैं। तो जिसके ज़्यादा रुपए होते हैं वो अपनी दादागिरी चलाता है कि नहीं, वो कहता है कि भाई इसमें मेरा शेयर ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, मैं ये करूँगा, मेरे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब से वो होगा। इसी तरह सरकार भी वैसे ये देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें इतना नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सरकार अपनी दादागिरी चलाती है क्योंकि उसका शेयर ज़्यादा है, उसका मेजॉरिटी शेयर है। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी इतनी नहीं होती है। फिर बात आती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स इज़ फ्रीक्वेंट। क्योंकि इसको सारी चीज़ें कंसर्न मिनिस्ट्री को आप कह लो बतानी है, उसके सामने उस कंसर्न मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल होता है। जस्ट अभी हमने पढ़ा, जैसे सेल के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा आप कह लो इंटरफेरेंस होता है। ऑपरेशनल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं, कि जैसे सेल में मान लो सीईओ का पोस्ट खाली है तो मिनिस्ट्री कहेगी कि अच्छा ठीक है हम इसको बना देते हैं। कुल मिला के मिनिस्टर्स का वो होता है अच्छा खासा इंटरफेरेंस यहाँ पर। फिर बात आती है बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, सिंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, हमने पढ़ा अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं यानी कि कह लो गवर्नमेंट के नीचे दब गए कि भाई इन्होंने हमें इतनी हाई पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया। अब इस चक्कर में वो गवर्नमेंट की चापलूसी करते रह जाते हैं। वो आगे ग्रो करने का नहीं सोचते कि कंपनी को ग्रो करें, उसका एक्सपेंशन करें, उसमें पैसे लगाएं, उसके लिए ये करें इनोवेशन, ये नहीं। वो गवर्नमेंट की चापलूसी करने में लगे रहते हैं। वो कंसर्न मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उसकी चापलूसी करेंगे। तो दे ऑलवेज ट्राई टू प्लीज़ द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। उन्हें एफिशिएंसी से, एक्सपेंशन से, ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं इसके, ऑटोनॉमी ऑन पेपर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब बात आती है लास्ट में इसकी सूटेबिलिटी की, कहाँ पर ये सूटेबल, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को कब इस्टेब्लिश किया जा सकता है। व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। देखो, नेशनलाइजेशन एक अलग प्रोसेस होती है जहाँ पर सरकार किसी कंपनी को पूरा एक्वायर कर लेती है, ठीक है, वो आप शायद आगे जाके पढ़ोगे। पर यहाँ पे क्या है, पूरा एक्वायर नहीं किया, मैक्सिमम शेयर ले लिया, ठीक है, मैक्सिमम हाँ मतलब मैक्सिमम ही हुआ 51% या 51% से ज़्यादा, तो मैक्सिमम शेयर सरकार का हो गया। तो सरकार की दादागिरी तो चलेगी ही ऑब्वियसली, यानी कि कंट्रोल तो वो कर रही है। तो जब वो किसी कंपनी को कंट्रोल करना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को, तो उसमें मैक्सिमम शेयर खरीद लेती है और नेशनलाइजेशन के बिना उसका ये काम भी बन जाता है कंट्रोल करने का। तो ये होता है गवर्नमेंट कंपनीज़ का। When government wants to collab with private sector, जस्ट अभी मैंने बताया दोनों मिल कर के कर रहे हैं, मान लो 63% सरकार का है और आपका कितना हो गया 37% प्राइवेट का है, तो कोलैब कर रहे हैं। When the projects require government plannings and funds, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, मान लो उनके पास इतने फंड्स नहीं है, इतनी प्लानिंग नहीं है,
तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर से कोलैब कर लेंगे, जिससे कि उनका भी काम बन जाएंगे, फंड्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनका प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के काम करते हैं यहाँ पर, किसमें, गवर्नमेंट कंपनीज़ में। और मैक्सिमम शेयर किसका होता है, सरकार का, यानी कि गवर्नमेंट का, ईदर सेंट्रल ईदर स्टेट और बोथ। ठीक है। अब इसके बाद देखो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीनों के बीच में डिफरेंसेस। सिंपल, सबसे पहले बात आती है यहाँ पे, सबसे पहले हमने पढ़ा था देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैचुरी कॉरपोरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर आपका गवर्नमेंट कंपनी, जो हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन की, कि भाई फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वो कैसे फॉर्म होता है, इट इज़ फॉर्म्ड अंडर अ मिनिस्ट्री, बाय अ मिनिस्ट्री। किसी मिनिस्ट्री के द्वारा ही तो फॉर्म किया जाता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फिर जब हम बात करते हैं हमारे स्टैचुरी कॉरपोरेशन की, ये कैसे फॉर्म किया जाता है, बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि आरबीआई का मैंने बताया, या फिर नाबार्ड की अगर हम बात करें, आपने सुना होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो नाबार्ड आया 1982 में, पहले उसका एक्ट पास किया गया 1981 में, नाबार्ड एक्ट 1981। तो वो एक स्टैचुरी कॉरपोरेशन है, फिर पब्लिक कॉरपोरेशन है। समझ आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी कैसे फॉर्म होती है, ये कंपनीज़ एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जस्ट अभी हमने पढ़ा। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसके बाद बात आती है आपकी ओनरशिप की, कि ओनरशिप यहाँ पे किसकी कितनी कैसी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। इट इज़ होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सरकार के अंदर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, मतलब पूरा सरकार के अंदर है। डन। अब फिर हमने पढ़ा कि स्टैचुरी कॉरपोरेशन, स्टैचुरी कॉरपोरेशन में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों है, तो मतलब सरकार का ही कॉरपोरेशन ना। आरबीआई एक्ट, जैसे आरबीआई बना 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 में आया, तो उसमें जो 100% कैपिटल है वो सरकार की है। ओके, यानी कि 100% कैपिटल किसकी है, सरकार की है। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में जस्ट हमने पढ़ा मेजॉरिटी शेयर, यानी कि मेजॉरिटी कितना हो गया, मिनिमम 51%। तो एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल इज़ हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये हो गया ओनरशिप, समझ आ गया, फॉर्मेशन समझ आ गया। दो, इससे आपको पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब बात आती है ऑटोनॉमी की, यानी कि किसके पास कितनी फ्रीडम है। अब फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो देखो भाई, इसके पास तो ज़रा भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि ये पूरा सरकार के अंदर ही है। ये समझ लो, सरकार हो गई हमारी स्कूल का प्रिंसिपल, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया उसी स्कूल में कोई हॉस्टल है, उसमें रहने वाला बच्चा। ओके, अब उसी स्कूल में हॉस्टल है, उसमें रहने वाला बच्चा, ऑब्वियसली उसके पास कोई मतलब फ्रीडम नहीं होगी, ऑटोनॉमी नहीं होगी, सारा कंट्रोल उसका उसी के ऊपर हो, मतलब स्कूल का कंट्रोल होगा उसके ऊपर। ठीक है। पर यहीं अगर कोई बच्चे स्कूल के बाहर रहते तो वो उस पर फ्रीडम होगी। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, ऑटोनॉमी ज़्यादा नहीं होती। पर हम बात करते हैं अगर स्टैचुरी कॉरपोरेशन की, तो उसके पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है। क्यों, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा अलग है। पर अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी के पास सबसे ज़्यादा फ्रीडम होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सरकार का पूरा शेयर नहीं है, मेजॉरिटी शेयर है, प्राइवेट कंपनी का भी तो शेयर है उसमें। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीडम होती है गवर्नमेंट कंपनी के पास। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका लीगल स्टेटस। इनका लीगल स्टेटस क्या है, क्या ये सरकार की एंटिटी हैं या फिर अलग हैं, सेपरेट हैं। तो यहाँ पे तो देखो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने बताया ना सरकार के अंडर ही आते हैं, सरकार का पूरा कंट्रोल है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पर अगर जब मैं बात करूँ स्टैचुरी कॉरपोरेशन की, तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे आपका आरबीआई, जैसे आपका नाबार्ड मैंने बताया, और आपका सेबी भी एक क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। सेबी आपको पता ही होगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बात आती है गवर्नमेंट कंपनी की, तो ये भी भाई एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा, ये तो आज ही पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद होगा। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि ये लोग ये कह लो कि यहाँ इनके पास पब्लिक की कितनी जिम्मेदारी है, मतलब ये पब्लिक के लिए कितने ज़िम्मेदार हैं, पब्लिक के लिए कितने अकाउंटेबल हैं। तो सरकार सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है ना, ऑब्वियसली।
अब सरकारी यहाँ पर क्या है, प्योर सरकारी जिसे हम कहेंगे, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि सरकार के जस्ट अंडर ही आता है, तो इसकी सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक के लिए। पर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वो थोड़ा अलग है, तो इसकी थोड़ी मॉडरेट है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी की, तो इसकी बहुत कम है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी है इसके पास क्या है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो बहुत कम है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, इसीलिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। देखो हाईएस्ट है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना, ये हाईएस्ट है। इसी तरह यहाँ पर ऑटोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पर, क्योंकि वो है सरकार के जस्ट अंडर आता है, तो इसके पास पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर बात आती है पर्सोनल की। अब पर्सोनल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे पर्सोनल मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, तो जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं, सरकारी कर्मचारी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बट हायर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके वो करते हैं नॉमिनेट। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। यहाँ पे भी सरकारी एम्प्लॉयज़ नहीं है। सरकारी एम्प्लॉयज़ किस में है, सिर्फ आपके इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अंडर किसके हैं, गवर्नमेंट के अंदर है सिंपली। तो डिपार्टमेंट कुल मिला के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऐसा है प्योर सरकारी चीज़, ओके, जिसमें सब कुछ सरकार का है। बात आती है फंड्स की। अब इनके पास फंड्स कहाँ से आते हैं, सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब इसके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, सरकार के अंदर है, तो पूरी तरीके से कहाँ से आएंगे, सरकार के थ्रू आएंगे। इनके गवर्नमेंट बजट में अलॉट किए जाते हैं, इस डिपार्टमेंट के लिए इतना बजट है, इस डिपार्टमेंट के लिए इतना बजट है, ऐसे ऐसे करके। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के पास कहाँ से आएंगे, फिनेंस फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज विच में इंक्लूड शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब। मतलब इसके पास जितना भी रेवेन्यू है इसका खुद का है, ये खुद से यूज़ कर सकते हैं, पढ़ाया था ना, खुद से यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, और कैपिटल इशू कर सकते हैं शेयर्स और बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट कंपनी भी ये सारे काम कर सकती है, ये भी जस्ट अभी अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सूटेबिलिटी, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये सूटेबल हैं, किस किस एरियाज़ में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोली जा सकती है, किस किस एरिया में पब्लिक कॉरपोरेशन, किस किस एरिया में गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बात करें तो डिफेंस, सर्विसेज ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ। क्यों, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं, तो ये एक सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए। अगर ये प्राइवेट के हाथ में गई, प्राइवेट ने तो कर दिया सत्यानाश, तो सरकार क्या करती है, उसका मोटिव होता है आपका सर्विस मोटिव, तो वो ये सारी चीज़ें जो सेंसिटिव एरियाज हैं वो अपने अंडर ही रखती है। इसी तरह स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंदर जैसे क्या आ जाता है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस से रिलेटेड, आपके किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में। इसमें भी यही सारी चीज़ें आती हैं ऑलमोस्ट दोनों में, गवर्नमेंट में और आपके स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में यही सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में LIC, GIC, SBI, RBI, यानी कि इन सब के अलग अलग एक्ट्स हैं, समझ रहे हो। LIC एक्ट है आपका, LIC एक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कब आया था, GIC एक्ट है, RBI एक्ट है, SBI एक्ट है, तो सबके एक्ट्स, ये सब एक्ट्स के थ्रू पास हुए हैं। और ये जो सेल, घेल, बेल, BEL, HAL और हिंदुस्तान मतलब एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, जो कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। इनमें गवर्नमेंट का रोल वो है, गवर्नमेंट का मेजॉरिटी शेयर है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको इस पूरे चार्ट से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, रिवाइज़ हो गई होंगी। तीनों फॉर्म्स आपका स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट कंपनी। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, कैसे कैसे वो चेंज हुआ, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जल्दी से, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है, वहाँ पे फॉलो करके मुझे वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो पर्सनली। कोई भी क्वेरी है तो मैं वहाँ पर आपको पर्सनली समझा सकती हूँ, अगर आपको यहाँ पर सबके सामने पूछने में शर्म आ रही है तो। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching and have a nice day.